गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और प्रिपरेशन आपके जोरों शोरों से चल रहा होगा। आपने यूपीएससी, यूपीपीसीएस या बीपीएससी का जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जाम का, आपका लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि साफ साफ दिखाई पड़े। आपका जो आपने एम बनाया उसको क्लियर देखिए कि मुझे, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए टाइम ड्यूरेशन भी बना लेना है कि हमें 1 साल टाइम समय देना है, 2 साल समय देना है, 3 साल समय देना है, वो आपके ऊपर है। दूसरा चीज है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, समय टाइम ड्यूरेशन के को बांध कर अगर आप करते हैं तो समय पर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये आज आपके लिए एनर्जी मैंने देने के लिए इस स्टेटमेंट को रखा। आज का जो 3 मार्च 2023 का जो करंट अफेयर्स है वह सारथी फॉर सिविल सर्विसेज दिल्ली के माध्यम से फिर लेके आया गया है कि आपको सहयोग करेगी। और हमारा स्रोत पहले भी हमने कहा है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण है। तो जो टॉपिक आज हमने निर्धारित किया है जो पीटी और मेंस दोनों दृष्टिकोण से उपयोगी है, साथ में पर्सनालिटी के लिए भी उपयोगी है। तो टॉपिक था, पहला पेज आप देखे होंगे, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर नया गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि पहले राष्ट्रपति संसद के माध्यम से उसे नियुक्त करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि वो सलाह ऐसा दिया गया है कि उसमें पीएम 3 लोग का कॉलेजियम होगा, पीएम होंगे, पीएम के साथ साथ विपक्ष के जो नेता होंगे, अगर नहीं होंगे तो बहुमत दल जो सब जिनके पास होगा, जो विपक्ष में बड़ी पार्टी होगी उसके नेता होंगे, और मुख्य आपका सीजेआई, मतलब आपको क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय ये होगा। दूसरा था पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव। चुनाव में कितना आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार पीटी के दृष्टिकोण से कि किसके पास कितना विधानसभा सीट है, मैचिंग में दिया जाएगा। राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट राज्यों को कितना दिया गया है, वह भी कई बार प्रारंभिक परीक्षा में देखे गए हैं, तो यह ध्यान रखना चाहिए। साथ ही नागालैंड में ऐसा देखा गया है कि बिहार की जो 2 रीजनल पार्टी है, आपको लोजपा और जदयू, वहां नागालैंड में 2 सीट और 1 सीट मिला है, तो ये इस दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाता है। एक काम कि पूर्वोत्तर भारत आप पे हम लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हमारे देश का महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है, तो इसलिए वहां भी जाना जरूरी है। साथ ही यह G20 विदेश मंत्रियों की बैठक असफल रही, वैश्विक गवर्नेंस असफल रहा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जो वैश्विक व्यवस्था है वह इस बार असफल रहा। यह मेंस का क्वेश्चन होगा, और अभी जस्ट मैंने क्या था पेपर, आप पीछे यूपीपीसीएस का एक पेपर है, उसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पीछे G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम के प्रमुख विषयों के बारे में टिप्पणी करें 8 नंबर का। तो यहाँ पे बात समझ में आ रहा होगा कि यह भी आपके मेंस के दृष्टिकोण से। पहला जो चैप्टर था चुनाव आयुक्त से नियुक्ति, मैं इसको ग्राफ्टिंग कर दूंगा कि इस पर कैसे इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, पीटी के लिए कौन सा है, मेंस का कौन सा है, क्योंकि सतर्कता आयुक्त के बारे में भी चर्चा हुआ है, तो सतर्कता आयुक्त पर भी यूपीपीसीएस ने एक बार क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है पूछा भी है, नीचे है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन करते उसकी सीमाओं का विश्लेषण करें। तो यह इससे जुड़ा हुआ है, तो उसको जानना चाहिए। तो यहां पर भी आपको मेंस से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। भारत एवं हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड का क्या महत्व है, काफी चर्चा में है, यह भी मेंस का टॉपिक है। मैं क्वेश्चन बना दूंगा, इस पर लिखना आपका काम है। मैंने पहला पर और तीसरे नंबर और चौथे नंबर पर मैं अभी पहले मेंस का क्वेश्चन बना दूंगा, और आप सबका दायित्व होता है कि अपने रूम पर क्या करें, कंटिन्यू अभ्यास करते चलें। अगला जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक है अदानी और शेयर बाजार पर सुप्रीम कोर्ट की समिति गठित की गई है, क्योंकि इस पर यह काफी चर्चा में था, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला रांची में G20 सम्मेलन, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड था, यह भी क्वेश्चन काफी उपयोगी था जलवायु के दृष्टिकोण से। NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यह काफी इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से उपयोगी क्वेश्चन है। 2023 का जो अभी जो पेपर 22 का जो पेपर हुआ था, 23 में हुआ है ना, 12 फरवरी बीपीएससी, वहां से भी NSSO का क्वेश्चन पूछा हुआ है गरीबी से जोड़कर। तो यह भी आपको डिटेल जानकारी यहां रखना चाहिए। प्री के दृष्टिकोण से यूपीएससी, यूपीपीसी सभी एग्जाम के लिए वनडे के लिए उपयोगी हो जाता है। जस्टिस अहमदी की मृत्यु हो गई है, यह मुख्य न्यायाधीश रह चुके थे और सिविल जज से बढ़ते बढ़ते अपने लक्ष्य को प्राप्त किया।
कि कैसे एक सिविल जज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, यह आपको छोटी सी जानकारी देगा। वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी हो जाएगा। अब आप अपने लक्ष्य को, मैं यही कह रहा हूं बार बार कि जब आप पीसीएस या कमीशन को टारगेट बनाया है या वनडे एग्जाम को, तो टाइम निर्धारित कर लिया जाए। आपको कर लेना चाहिए कि 23 और 24 मेरा हो। यह नहीं कि आप 5 ईयर प्लान किए हुए हैं, 5 ईयर प्लान में क्या होगा कि कई सब चीजें आपका छूटते चला जाएगा, तो इसलिए अभी ध्यान रखना है। एक और टॉपिक था पीएम गति शक्ति, आर्थिक न्यूज वाला पेज पे आपको दिखाई पड़ेगा पीएम गति शक्ति। तो इसका भी एक अपना महत्व है, इसका उद्देश्य क्या है, कब इस योजना की शुरुआत हो गई, बेसिक जानकारी आपके पास होना चाहिए। अगला जो आपका न्यूज था श्री अन्न, यह भी एक छोटा सा न्यूज था, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरी है। बजट में चर्चा है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे में भी चर्चा आया है, बात समझ रहा होगा। लास्ट था शतरंज और भारत, यहाँ एक आपको पुरस्कार से जुड़ा हुआ न्यूज है। ये सारे न्यूज आपको अब आज के न्यूज़पेपर में थे, तो इतना अगर कवर करते चलते हैं तो पीटी और मेंस इंटरव्यू दोनों दृष्टिकोण से उपयोगी हो जाएगा। अब आया कि मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से कैसे हैंडल करें। यूपीएससी सामान्य अध्ययन पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। यूपीएससी सामान्य अध्ययन पेपर 2 का जब सिलेबस देखेंगे तो वहां आपको दिखाई पड़ेगा निर्वाचन से रिलेटेड है टॉपिक, तो मैंने सीधा निर्वाचन मैंने लिख दिया है क्योंकि जन प्रतिनिधि अधिनियम करके उसने बनाया है उस टॉपिक को। एक उसी में यूपीएससी के समान अध्ययन पेपर 2 में भारत और क्षेत्रीय वैश्विक संगठन और भारत पर उसका प्रभाव क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड तो G20 चल रहा है, क्वाड चल रहा है, इसलिए मैंने इसको मेंस में रखा क्योंकि वो आपके सिलेबस में लिखा गया है। इसलिए दो चीज हो गया। साथ ही बिहार में जब जाएंगे तो बीपीएससी में क्या होगा कि GS1 में करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, एक। दूसरा GS2 में निर्वाचन आयोग आपका चैप्टर पढ़ना है, जो पॉलिटी वाला सेगमेंट है वहां पे 114 मार्क्स का जो पूछे जाएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ध्यान रखना है कि सिलेबस बदल गए हैं, नया डिजाइन किया गया है कि पहला क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन जो होगा, तो इधर GS2 में पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होगा 38 नंबर वाला में। तो अभी से अगर आप अभ्यास नहीं करते जाएंगे तो निश्चित है कि एट ए टाइम आपको चैलेंजेस काफी बढ़ जाएगी आप लोगों के लिए। इसलिए मैंने कहा कि इस डायमेंशन से बताया जाए कि दोनों चीज आपका कवर होते चला जाए, पीटी और मेंस दोनों। यह आपको इससे में भी यहां से अगर डाटा आप कलेक्ट करते चलते हैं तो निश्चित है कि आपको इससे लिखने में मददगार साबित होगा, क्योंकि डाटा होना चाहिए। फिर आपको इससे लिखने का जो प्रक्रिया है, तरीका है, वो सब आप करते चले जाएंगे और पता चलेगा कि आप घर बैठे या फिर किसी कोचिंग संस्थान से जुड़कर या सारथी फॉर सिविल सर्विस से जुड़कर आप क्या करेंगे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। तो ये रहा। मैं अब इसके बाद आपको पहले मेंस का क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर उसके बाद एक एक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने का काम करें, ठीक है। हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले हमने आपको बताया कि जो मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है मैं लिख दूंगा और आप सबका दायित्व होता है, या आदेश ही कहिए, आपका कैरियर बहुत बड़ी चीज होता है कि आप अभ्यास करते चले। मैंने पीछे नंबर भी लिखा था, अपना मोबाइल नंबर लिखा था। अगर जरूरी हो समझेंगे आप लोग कि सर से गाइडलाइन लेना चाहिए तो आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, कोई दिक्कत, आंसर लिख के भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य परीक्षा समान अध्ययन पेपर 2 यूपीएससी, मैंने उसी को फॉलो किया है क्योंकि आप यूपीएससी लेवल पे चीजों को अगर करते हैं तो यूपी पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ऐसे सभी की तैयारी अच्छे से होते चली जाएगी। बात समझ रहे होंगे। तो जो चुनाव आयुक्त या चुनाव आयोग से रिलेटेड न्यूज था उस पर निष्पक्ष और स्वतंत्र पूर्वक चुनाव ही मेरा जो आज का प्रश्न है। दो प्रश्न, एक चीज और यहाँ पे एक प्रश्न और मैं लिख देता हूँ इससे रिलेटेड ही, प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 में है आठ नंबर का क्वेश्चन हमने इसको बनाया है। आयुक्त सीधा लिखा हुआ है, टिप्पणी 8 अंक का। 5 प्रश्न है आपके होमवर्क के लिए, 5 प्रश्न हमने दिया है। पहला प्रश्न है, लिख लीजिएगा 5वां प्रश्न, पांचवा प्रश्न भी लिख लीजिएगा।
पहला प्रश्न है, निष्पक्ष और स्वतंत्र पूर्वक चुनाव ही लोकतंत्र को बलशाली बनाता है। इस कथन को ध्यान में रखकर चुनाव सुधार पर टिप्पणी करें। मैंने इसे 15 अंक रखा है, 12 भी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15 के हिसाब से आपको तैयारी करना है। एक दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय सतर्कता आयोग से क्या समझते हैं, इसके कार्यों को स्पष्ट करें। यह भी 12 अंक में हमने निर्धारित किया है। यूपीपीसीएस 2021 में क्या पूछा था, इसी से रिलेटेड, क्योंकि आज न्यूज में था, या न्यूज में था, मैंने एक क्वेश्चन और भी था कॉलेजियम सिस्टम से, तो हम आगे जैसे जैसे होगा आपको देते चले जाएंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन एवं कार्यों का वर्णन करते हुए इसकी सीमाओं का विश्लेषण करिए। विश्लेषण करने का मतलब होता है खंड खंड करके तोड़ को लिखना, स्पष्ट क्लियर बताना। तो आपको यूपीपीसीएस वाला भी क्वेश्चन इससे मिलता जुलता दिखाई पड़ रहा है। यह आपके पॉलिटी वाला सेगमेंट के लिए काफी उपयोगी क्वेश्चन है। इसी से रिलेटेड आप एक और क्वेश्चन पॉलिटी के दृष्टिकोण से आप लिख लीजिएगा, निर्वाचन आयोग और निर्वाचन आयुक्त, इस पर टिप्पणी करना है 8 अंक में। यह भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि काफी हाईलाइट न्यूज है। जब तक कि पार्लियामेंट कानून अपना बना नहीं देती है तो नए गाइडलाइन के हिसाब से निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करना होगा। ये आपका मतलब इसको रख लीजिएगा पॉलिटी वाले सेगमेंट में। आपका जो तीसरा प्रश्न है आईआर से रिलेटेड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संगठन से रिलेटेड है। यह जो क्वेश्चन है, वैश्विक संगठन ने G20 देशों, रुक जाइए, G20, हाँ, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संकट ने G20 विदेश मंत्रियों के बैठक को प्रभावित किया, जिसका प्रभाव विश्व के विकासशील देशों पर होगा। इसके पड़ने वाले प्रभावों को बताइए। सीधा क्वेश्चन है कि G20 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, भारत जो उम्मीद किया था कि गांधी जो शांति, गांधी और बुद्ध के देश में भी यह मतलब जो बैठक था सफल ना होना एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है भारत पर और वैश्विक देशों, विकासशील देशों पे, इसको अच्छे से लिखने का काम करेंगे। हो सकता है एसए में भी आ जाए और जीएस का भी। अब यूपीपीसीएस ने इसी से रिलेटेड, यूपीपीसीएस 2021 ने पूछा, G20 शिखर सम्मेलन 2021 रोम के प्रमुख विषय के बारे में टिप्पणी करें 8 अंक पे। बात समझ आ रहा होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसी फॉर्मेट में आपको लिखाते भी जा रहा हूं। अगला जो नया प्रश्न है, हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के महत्व एवं चुनौतियों को उजागर करें 8 अंक पे। यह आपको 5 प्रश्न हमने जो दिया है ये आपके काम के लिए है, आप पहले इस पे काम करेंगे और निश्चित है कि यह जो हम शैली डेवलप आपको करा रहे हैं आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। अब हम लोग चलते हैं न्यूज गैलरी की तरफ कि हमने पहली बार न्यूज क्या लिखा है, अब हम उसको एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। आइए हम लोग जो पहला हमारा न्यूज है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। तो जब आप न्यूज पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, उससे फर्स्ट पेज पे ही न्यूज था, न्यूज को हैंडल कैसे करते हैं एग्जाम में, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी या अदर्स एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम हो, सभी के दृष्टिकोण से कैसे हैंडल करना चाहिए, जिस पर चर्चा हुई है। तो क्या क्या चर्चा निकल के आया मेरे दृष्टिकोण से कि निर्वाचन आयोग और संविधान, एक छोटा सा था, बहुत ज्यादा डाटा मैं इसमें नहीं लिखाऊंगा, एक था, मेरा शीर्षक रहेगा इसी न्यूज पर, निर्वाचन आयुक्त। तो निर्वाचन आयुक्त 1989 से पहले कैसा था और 89 के बाद क्या हुआ और वर्तमान में क्या है, दूसरा चीज हमने इस पर समझाने का काम करूंगा। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने समेकित निधि और संचित निधि का भी चर्चा किया है, यह भी टर्मिनोलॉजी था वहां पे। तीसरा, यह भी टर्मिनोलॉजी था। चौथा, केंद्रीय सतर्कता आयोग और आयुक्त की भी चर्चा थी उस न्यूज पर, अगला हमारा टर्मिनोलॉजी है। पांचवा, कॉलेजियम प्रणाली का भी चर्चा था, कॉलेजियम प्रणाली का। और छठा कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या अभी आया है, ये करेंट था, यह करंट अफेयर्स था। ये सारे टर्मिनोलॉजी जुड़े हुए थे वो न्यूज में, यहां तक कि निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए उन्होंने बताया कि अगर लोकतंत्र को जीवंत बनाना है, बेहतर बनाना है, तो निर्वाचन आयोग का कर्तव्य होता है कि बेहतर तरीके से आपको निर्वाचन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करे। यहां तक बात हुआ है कि भारत सरकार क्या करे कि उनके अलग सचिवालय बनाने का काम करे, उनका जो जितना खर्च होता है समेकित निधि से देने का काम करे।
जिससे कि निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बेहतर रहे। और जब निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से काम करेगी तो निश्चित है कि सभी राजनीतिक पार्टियों में विश्वास का बढ़ोतरी होगा और लोकतंत्र अच्छे दिशा में कार्य करने का काम करेगा। तो ये सारे स्रोत उस पर दिखाई पड़ रहे थे, इसलिए मैं इन सारे टॉपिक्स को जो टर्मिनोलॉजी वेस्ट है मैं कवर करते हुए लास्ट में आपको करेंट पर लाने का काम करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला अब हम लोग शुरू करते हैं निर्वाचन आयोग और संविधान। निर्वाचन आयोग और संविधान, ये हम लोग का जो टॉपिक था, टॉपिक को कैसे हैंडल करें, इसलिए सारे टर्मिनोलॉजी को हम क्लियर करा देते हैं और उम्मीद है कि आप लिखते भी चलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ रहेगा आपके पास तो एक तो याद हो जाएगा और लिखने का अभ्यास भी होते चला जाएगा। पहला जो टॉपिक आपका न्यूज का था उसमें आर्टिकल 324 का वर्णन था, ठीक है 324। तो अनुच्छेद 324 को आप खोलेंगे तो वहां निर्वाचन आयोग या निर्वाचन का चर्चा है। तो हमने लिखा कि निर्वाचन आयोग और संविधान, तो संविधान के पहला लाइन आपको याद होना चाहिए कि संविधान का भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेके 329 क तक निर्वाचन आयोग की चर्चा है। पहला लाइन, एक लाइन आपको याद होना चाहिए। दूसरा लाइन कि अनुच्छेद 324 आपको ध्यान होना चाहिए कि इसी में निर्वाचन आयोग का चर्चा है 324 में, ठीक है। निर्वाचन आयुक्त का बात करें तो 324(2) की बात करना है, याद रखिएगा। एक बताया गया संविधान लिखने वाले जो हमारे अभिभावक थे उन्होंने कहा कि 324 में हम लोग एक निर्वाचन आयोग कमीशन, इलेक्शन कमीशन बनाने की बात रखा उन्होंने। और यह निर्वाचन आयोग क्या करेगा कि समय पर संसद, राज्य विधानसभा सदस्य और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निर्वाचित कराने का काम करेगा, निर्वाचन कराने का काम करेगा। तो यह भी ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी किताब को जब आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को तो यह लिखा गया है कि निर्वाचन आयोग में निर्वाचन आयुक्त होंगे। निर्वाचन आयोग में कौन होगा, उसका हेड कौन होगा, निर्वाचन आयुक्त होगा। और निर्वाचन आयुक्त का चर्चा 324(2) में दिया गया है। तो निर्वाचन आयुक्त के लिए क्या लिखा गया है और आगे क्या लिखा है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति मतलब संसद के माध्यम से ही होता है, राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन अन्य आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त होंगे जितने की राष्ट्रपति चाहेंगे। एक निर्वाचन आयुक्त के अलावे भी निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावे अन्य आयुक्त को नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह पावर किसके पास होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। यह भी याद रखना चाहिए। यह हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी हमने क्लियर कंप्लीट किया। दूसरा था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो पहला कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है, संसद जो तय करता है उसी के माध्यम से, ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति की कार्यपालिका का काम है नियुक्ति करने का। 89 में क्या हुआ, 1989 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक सदस्यीय था। यह याद रखना है कि 1989 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एक सदस्यीय था, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ 89 के बाद, फिर 89 में 16 अक्टूबर से पहले की बात था। 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ कि राष्ट्रपति महोदय ने अधिसूचना जारी करके क्या हुआ कि 2 निर्वाचन आयुक्त को नियुक्ति की, 2 और निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्ति करने का काम किया। लेकिन मुझे क्लास लेना, बोले भैया क्लास लेना। 2 अब यहां हम लोग देखते हैं कि 289 में क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने क्या किया कि एक अधिसूचना जारी करके 2 और निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करने का काम किया, ठीक है। लेकिन वह 6 महीना तक ही वह अधिसूचना कार्यरत रहा। 6 महीना के बाद वह अधिसूचना समाप्त हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि पुनः 2 जनवरी 89 के बाद देखिए 2 जनवरी 90 को क्या हुआ कि पुनः निर्वाचन आयुक्त एक सदस्यीय बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एक सदस्यीय हो गया। यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक क्रमबद्धता में आप ध्यान रखिए, निर्वाचन आयुक्त की चर्चा हुआ है तो कैसे हमें याद रखना चाहिए। अब फिर क्या हुआ कि पुनः 1 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया तथा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसके बराबर ही, उसके इक्विवेलेंट ही उनको पावर और पोजीशन देने का काम किया। और यह निर्णय लिया गया कि बहुमत के आधार पर कोई भी काम होगा। यह अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर 1993 में पुनः राष्ट्रपति ने क्या किया,
राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया गया कि 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया, ठीक है, और उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तरह ही इनको भी शक्ति और संसाधन सुविधा देने का काम किया, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो यह क्रमबद्धता आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसी पर चर्चा है। न्यूज आपका, न्यूज जो अभी चर्चा में था आज सर्वोच्च न्यायालय कि मुख्य निर्वाचन की नियुक्ति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, मान के चलिए कि एक सलाहकार परिषद होगा, सलाहकार समिति होगी, अब उनके सुझाव पर नियुक्त। ये जब तक पता नहीं होगा तब तक अगर पीटी के दृष्टिकोण से, इंटरव्यू के दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से अगर तुलनात्मक आप नहीं पढ़े हुए हैं तो आपका आंसर सही नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे प्री या मेंस जो भी आपका इंटरव्यू हो। तो एक तरीका होता है पढ़ने का। अब एक अगला हमने छोटा सा डाटा और लिखा है ग के बाद कि इसी में थोड़ा सा 3 डाटा आपको इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 326 यह हम लोगों को मत देने का अधिकार दिया है, इसको ध्यान रखना है। एक चीज और पूछे कि भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन साहब थे, यह भी ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक स्टेटमेंट और याद रखिएगा कि निर्वाचन आयोग का अपना कोई कार्यालय सचिवालय नहीं है, अपना सचिवालय नहीं है, तो यह स्टेटमेंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आया जो न्यूज़पेपर में चर्चा था, पहला, दूसरा, तीसरा, समेकित निधि का चर्चा। कौन चर्चा था? कंसोलिडेट फंड, कंसोलिडेट फंड का चर्चा था। तो आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 266(1) में इसकी चर्चा है, पहली बात। दूसरा कि इस फंड में क्या होता है कि भारत सरकार को कई तरह के राशियां प्राप्त होता है, जितने भी ऋण हो गया, सारे राशि जितना भी उनको आय होता है हम लोग समेकित निधि में डालने का काम करते हैं। यह आपको यह भी ध्यान रखना है, समेकित निधि का चर्चा था। तो संविधान के अनुच्छेद 266(1) में चर्चा है और उसमें भारत सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, सारा उसी में हम लोग समेकित निधि में चर्चा करते हैं, रखने का काम करते हैं। एक दूसरा संचित निधि का भी चर्चा आएगा, तो संचित निधि यह भी 266(1) का चर्चा है, यह भी आपको जानना चाहिए कि संचित निधि क्या होता है। तो ध्यान रखना है कि यह सबसे बड़ी फंड है, जो भारत के लिए सबसे बड़ी फंड है, जिस पर क्या होता है कि संसद का नियंत्रण होता है। संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। बगैर संसद के स्वीकृति के बिना आप इससे धन न जमा कर सकते हैं और न निकाल सकते हैं। तो आपको संचित निधि भी क्लियर होना चाहिए। कोई पूछ दे कि भाई संचित निधि क्या है, तो आप बता देंगे कि भारत के सबसे बड़ा फंड है, वित्तीय फंड है, और इसमें बगैर संसद की स्वीकृति को हम न तो धन जमा कर सकते हैं और नहीं निकाल सकते हैं। यह अनुच्छेद 266(1) संविधान में चर्चा आया है, इतना आपको जानकारी देने का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नियंत्रण संसद ही करने का काम करती है। ये इतना सारा डाटा आपको याद रखने की जरूरत है। अब इसके साथ अब अगला जो आपका है थोड़ा छोटा सा टर्मिनोलॉजी था, वह था कॉलेजियम व्यवस्था। अगला जो हमारा उसी से टर्मिनोलॉजी बेस्ड था न्यूज में, वह था कॉलेजियम। अब इसको थोड़ा सा हम लोग 4 लाइन में समझने का काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ रहा होगा। तो कॉलेजियम प्रणाली आप देखे होंगे दुनिया के किसी भी देश में नियुक्ति का रिस्पॉन्स, नियुक्ति का काम कार्यपालिका के द्वारा होता है, लेकिन कार्यपालिका में आए गिरावट, उसके तौर तरीके में गिरावट, भ्रष्टाचार और कई संदिग्ध स्थिति के कारण क्या हुआ कि धीरे धीरे भारत में क्या हुआ कि यह प्रणाली का विकास हुआ। और पूछिए आपसे कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है भाई, तो कम से कम 2 लाइन में कि यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा विकसित एक ऐसी प्रणाली है, बस सीधा बताना, ऐसी प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंध रखती है। बस सीधा यह बताना है, पहले लिखना बंद करिए, पहले सुन लीजिए। कोई आपसे पूछे कि कॉलेजियम प्रणाली क्या है, तो पहले बताना है कि नियुक्ति का कार्य संविधान में कार्यपालिका को दिया गया था, लेकिन कार्यपालिका में आए गिरावट के कारण ही धीरे धीरे क्या हुआ कि न्यायपालिका ने अपनी शक्ति में बढ़ोतरी करते हुए एक प्रणाली विकसित की, जिसे हम कॉलेजियम प्रणाली कहते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा विकसित एक प्रणाली है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण से संबंध रखती है, बस इतना बताना है। दूसरा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 और 217 यह प्रत्यक्ष तरीके से क्या है कि आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, यह भी याद रखिएगा।
अब ऐसे आप चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वह मिलेगा, लेकिन मैंने इसलिए यहाँ रखा कि लिंक करके पढ़ना बहुत जरूरी होता है, चीजें क्लियर कट आना चाहिए। ठीक है, तीसरा कि भारतीय संविधान में कॉलेजियम प्रणाली की कोई चर्चा नहीं है। चौथा लाइन आपको याद रखना चाहिए कि जब कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लेकर कोई भी नाम आता है तो राष्ट्रपति के लिए उसी नाम में से बातकारी हो जाता है कि उनकी नियुक्ति हो। बस यह डाटा आपको याद रखने के लिए, कॉलेजियम में पूरा पढ़ा नहीं रहा हूं, जो काम का जो आपका बेसिक जानकारी है वो इतना होना चाहिए। अगला जो टर्मिनोलॉजी था आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह भी चर्चा था। हाँ अच्छा, ये एक चीज वहां पे छूट गया, केंद्रीय अभी जो हम लोग लिख रहे थे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होता है 65 साल के, लेकिन वर्तमान में लिखिएगा इसे जोड़ के कि वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग की नियुक्ति लिख लिया जाए। नियुक्ति पीएम, लोकसभा के विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश के सुझाव या सलाह पर होता है, जो सलाह आता है उसी के आधार पर नियुक्त किया जाता है। यह भी लाइन आपको जोड़ लिया जाएगा। पहले आते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। अगला जो आपका टर्मिनोलॉजी इधर ध्यान दीजिएगा कि न्यूज में था केंद्रीय सतर्कता आयोग, न्यूज में यह भी चर्चा था केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो आपके मन में आना चाहिए, यहाँ पे मेंस का भी क्वेश्चन था और प्री से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा टर्मिनोलॉजी था केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इसका फुल फॉर्म। अब हुआ क्या था कि 1962 की बात है कि देश में प्रशासनिक स्तर पर, कर्मचारी के स्तर पर, सेंट्रल स्तर पर काफी भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। जब भ्रष्टाचार के बढ़ोतरी हुई इसलिए भारत सरकार ने या संघ की सरकार ने क्या हुआ कि के संथानम समिति 1962 में के संथानम समिति का गठन किया, पहला लाइन। और इसी समिति को इस समिति ने जो रिपोर्ट दिया उसी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए क्या हुआ कि फरवरी 1964 में आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। तो एक तो है के संथानम समिति, तो आपको बताना है केंद्रीय सतर्कता आयोग से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि संथानम समिति के आधार पर ही आपको आयोग का गठन हुआ। तो आयोग का गठन कब हुआ, तो फरवरी 1964 में हुआ। दूसरा चीज याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक तीसरा जो डाटा है कि अभी तक भारत स्तर पर, मतलब केंद्र के स्तर पर सतर्कता आयोग तो काम कर रही है, लेकिन राज्यों के स्तर पर कोई राज्य स्तर के सतर्कता आयोग का गठन नहीं हुआ है, जो कि काफी जरूरी था। बात समझ रहा होगा। फिर हुआ कि केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक आपको दिखाई पड़ेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसे हम लोग सतर्कता आयुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सतर्कता आयुक्त कहते हैं। और इनकी नियुक्ति पूर्व में पहले, अभी जो वर्तमान से पीछे की बात कर रहे हैं, पहले राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति आज भी करेंगे लेकिन सुझाव के आधार पर, सुझाव के आधार उस पर बात करेंगे जब करेंट आएगा तो वहां पे। अब सीबीसी के अध्यक्ष जो सतर्कता आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और उनके कार्यकाल या 65 वर्ष, कार्यकाल या 65 वर्ष के उम्र जो भी पहले पूरा हो जाएगा वहां से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यह जो है केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह गृह मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी संगठन है, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है। आपसे कोई पूछ सकता है या स्टेटमेंट दे सकता है, यह भी ध्यान रखने का जरूरी है। फिर हमने कहा कि यह जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, केंद्रीय स्तर के जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है या शिकायत आता है तो उसका जांच पड़ताल करती है और यहां तक कि सीबीआई को भी कहती है कि भाई आप इसका जांच पड़ताल करें और उस पर उस तरह की जो भ्रष्टाचार है उसे समाप्त करने का काम कराती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर लेकिन एक लाइन और ध्यान रखना है कि कोई संसद या मंत्री पर और भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है तो यह केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन मतलब जांच पड़ताल नहीं कर सकती, यह भी ध्यान रखने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक लाइन और आपको जो याद रखना चाहिए कि पहले सतर्कता आयुक्त कौन थे? निट्टूर श्रीनिवास राव लिखा हुआ है, निट्टूर श्रीनिवास राव, यह याद रखिएगा। वर्तमान में आपको सतर्कता आयुक्त हैं सुरेश एन पटेल। यह आपको इतना डाटा याद रखने की जरूरत है। अब आया है कि करेंट अफेयर्स क्या चल रहा है। अब आपका अगला शीर्षक है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और निर्वाचन आयुक्त। अब आप लोग यहां से नोट करने का काम करेंगे या फिर समझाने का काम। इधर देखिए, जो अब हम लोग मेन बात करते हैं कि करंट अफेयर्स में क्या था। करंट अफेयर्स में आपका पहला जो न्यूज था, अब आपको जितने टर्मिनोलॉजी है लास्ट में हम लोग पहुंचे कि निर्वाचन आयुक्त और सर्वोच्च न्यायालय। पीछे का डाटा अगर आप रिकॉल करते जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अब क्या होने वाला है, पीछे कैसे हो रहा था और अब क्या होने वाला है। जब पार्लियामेंट द्वारा या संसद के द्वारा कानून बन जाएंगे तब क्या होगा, बात समझ रहा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ कि एक कॉलेजियम व्यवस्था की तरह ही कॉलेजियम व्यवस्था की तरह ही आपको दिखाई पड़ेगा कि मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति की मांग उठी थी, याचिका आया था। उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब क्या होगा कि भाई आप राष्ट्रपति महोदय तो नियुक्ति करेंगे, लेकिन अब उसमें नया कंडीशन क्या होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति के लिए पहला उसमें कंडीशन होगा कि राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय सलाहकार समिति, 3 सदस्यीय जो सलाहकार समिति बनाया गया है, जो जो लोग होंगे वो जो सुझाव देंगे उसी के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करना पड़ेगा। यह गाइडलाइन आया और यह तब तक गाइडलाइन आपको मानना पड़ेगा जब तक कि संसद नए तरीके से कानून नहीं बना लेती है। अब जो नियुक्ति होगा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अभी संसद कानून के आने तक, इसमें सलाहकार समिति में कौन कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे और नेता प्रतिपक्ष होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। अगर विपक्ष के नेता नहीं है तो सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता होंगे जो सुझाव रखेंगे, और साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये जो तीन लोग होंगे, यही 3 लोग राष्ट्रपति को या संसद को, जो कार्यपालिका होती है नियुक्ति में, वह सुझाव देगी और देने के बाद ही उसी नाम में से दिए गए नाम या सुझाव में के आधार पर क्या होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों को नियुक्त किया जाएगा। ये आपका मेन न्यूज जो आज का न्यूज पेपर था इसमें था, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लास्ट में इसको लिंक करेंगे। अब उसके बाद अगर कहा है कि यह जो हम जो निर्णय दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, यह निर्णय तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद कोई कानून नहीं बना लेती है। अब फिर आगे संसद क्या बनाती है कानून इसको लेकर, फिर हम लोग उसको देखेंगे। बात समझ आ रहा होगा। एक और न्यूज आपका चल रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव, हमने कहा कि निर्वाचन आयोग ही ऐसा आपके पिलर है लोकतंत्र के लिए जो उसमें जीवंतता डालने की कोशिश करती है। लगातार चुनाव चलते रहता है ताकि लोकतंत्र की गति जो पहिया है और जो चक्र है वो आगे बढ़ते रहे। तो अभी पूर्वोत्तर भारत में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे चुनाव हुआ है, चुनाव का रिजल्ट भी आ गया। चुनाव में देखेंगे त्रिपुरा 60, वहां पे विधानसभा के सीटों की संख्या 60 है। मेघालय में भी 60 है लेकिन 59 पर चुनाव हुए हैं। दूसरा, तीसरा नागालैंड, यहाँ भी विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। यह आपको कई बार प्रारंभिक परीक्षा में मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा कि कौन सही है और कौन सही नहीं है। तो इस डायमेंशन में हमने रखा। एक त्रिपुरा में दिखाई पड़ा है कि मोथा ने क्या किया है कि पहली बार चुनाव में भाग लिया और 13 सीटों पर जीत हासिल की है। यह भी स्टेटमेंट याद रखिएगा। एक और याद नागालैंड से रखना याद कि चिराग पासवान की पार्टी जो लोजपा है वह 2 सीट नागालैंड में और जदयू 1 सीट जीतने में सफल रहा। तो यह भी याद रखना है। नागालैंड में ऐसा देखा गया है कि पहली बार 2 महिलाएं जीतकर विधानसभा में पहुंचने में सक्सेस रही। ये बहुत बड़ी न्यूज है, छोटी न्यूज नहीं है। आपको लगता होगा महिला सशक्तिकरण में जोड़ना है, महिला सशक्तिकरण में जोड़ सकते हैं। इंटरव्यू पैनल में बताना है, इंटरव्यू पैनल में बता सकते हैं कि भारत किस तरीके से अपने लोकतंत्र को मजबूत करते हुए और संवैधानिक व्यवस्था को या भारतीय संविधान को अंतिम व्यक्ति तक ले जाने के लिए या महिलाओं से लेकर सभी वर्ग सभी क्षेत्र तक ले जाने का प्रयासरत है। बात समझ आ रहा होगा। तो यह इतना चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। यह आपका इतना न्यूज था। अब हम लोग चलते हैं अगले न्यूज पर।